उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यूपी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रदेश के 3 जनपदों में बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। जनपद देवरिया में अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। वहीं दूसरी तरफ जनपद संभल में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है और अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया है। तो बनारस की दाल मंडी में पहली बार बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। मकान के ध्वस्तीकरण को लेकर कार्रवाई तेजी के साथ की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी साफ किया है कि आने वाले दिनों में किसी भी कीमत पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया दफ्तर सेवा तीर्थ 1 बनकर तैयार है और खबर ये आ रही है कि 14 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा तीर्थ 1 जिसमें पीएमओ होगा उस दफ्तर में शिफ्ट हो जाएंगे। आपको बता दें कि रायसीला हिल के नीचे विजय चौक के पास बने इस अत्याधुनिक परिसर का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। सेवा तीर्थ में 3 हाईटेक इमारतें हैं। सेवा तीर्थ 1 में पीएमओ होगा, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय है जो कि ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है और सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय है जहां एनएसए अजीत डोभाल बैठेंगे। यह पूरा परिसर सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है जिसके तहत नए संसद भवन और कर्तव्य भवन पहले ही बन चुके हैं। यहीं प्रधानमंत्री मोदी का नया आवास भी बन रहा है जिसमें पीएम मोदी जल्द ही 7 लोक कल्याण मार्ग से यहां शिफ्ट हो जाएंगे। सेवा तीर्थ भारत की संस्कृति और विरासत की झलक वाले अत्याधुनिक मीटिंग हॉल, ओपन वर्क स्पेस और कैबिनेट कक्ष के तौर पे बनाया गया है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। गुजरात दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव 2026 का आगाज किया और उसके बाद महात्मा मंदिर में जर्मनी के चांसलर के साथ की कूटनीतिक बैठक। 3 दिन के गुजरात दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिन की शुरुआत साबरमती आश्रम से की जहां उन्होंने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अहमदाबाद रिवर फ्रंट आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव 2026 के उद्घाटन के लिए पहुंचे। यहाँ दोनों महानुभावों ने पतंगबाजी का लुत्फ भी उठाया। पतंग महोत्सव के बाद दोनों ही महानुभाव गांधीनगर महात्मा मंदिर पहुंचे जहां दोनों के बीच में कूटनीतिक बैठक हुई जिसके अंदर भारत और जर्मनी के व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करते हुए कई अहम करार किए गए। यहां आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के पहले दिन सोमनाथ पहुंचे थे जहां उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, ओमकार नाद में शामिल हुए। दूसरे दिन उन्होंने सोमनाथ में शौर्य यात्रा निकाली और सोमनाथ मंदिर के लिए बलिदान देने वाले तमाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिसके बाद उन्होंने राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात के क्षेत्रीय सम्मेलन की शुरुआत भी करवाई। कैमरामैन प्रसाद साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। बीएमसी में सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट जी तोड़ प्रयास कर रहा है। रविवार के दिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट ने अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी किया है। विधानसभा चुनाव की तरह बीएमसी चुनाव में भी महिलाओं और युवाओं को लुभाने की पूरी कोशिश जो है इस घोषणा पत्र के जरिए की गई है। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई को बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से मुक्त कराएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि अब तक मुंबई से जो बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है वो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने आगे के लिए कहा कि भविष्य में आईआईटी की मदद के जरिए जो है एक एआई टूल विकसित किया जाएगा जिससे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान जो है आसान होगी। और इसके साथ साथ महिलाओं को लुभाने के लिए एसटी बस की तरह जो है बीएसटी की बस में भी किराए में जो है 50% छूट देने की घोषणा जो है इस घोषणा पत्र में की गई है। और मुंबई से बाहर गए मराठियों को वापसी कराने की भी ऐलान जो है वो किया गया है। एसआरए और क्लस्टर डेवलपमेंट के जरिए मुंबई से बाहर गए मराठियों को वापस शहर में बसाया जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। चुनाव की सरगर्मी के बीच ठाकरे बंधुओं ने संयुक्त रैली में बीजेपी और सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा है कि बीजेपी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश रच रही है। ये मुंबई को फिर से बॉम्बे करना चाहते हैं लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि ठाकरे बंधुओं का कोई भाषण दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने विकास पर बात किया हो कि उन्होंने क्या विकास किया। मौके पर राज ठाकरे भी जमकर बरसे। अपने पुराने अंदाज में राज ठाकरे ने एक बार फिर उत्तर भारतीयों को धमकाया और कहा कि हम पर हिंदी थोपने की कोशिश की गई
तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, इस बार राज ठाकरे के निशाने पर दक्षिण भारतीय भी थे। उन्होंने कहा कि बाला साहब ने सही कहा था जो भी कहा था दक्षिण भारतीयों के बारे में। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र में एक बार फिर से लाडली बहन योजना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आने वाली किस्त को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र में कई शहरों के महानगर पालिका के चुनाव जारी है और 15 जनवरी को इन महानगर पालिकाओं के लिए मतदान होना है। ऐसे में मतदान से ठीक पहले महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार मकर संक्रांति के अवसर पर लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार दिसंबर और जनवरी की किस्त एक साथ जारी करने की तैयारी में है, जिससे लाभार्थी महिलाओं को खातों में कुल 3000 रुपए जमा होंगे। कांग्रेस का कहना है कि लाडली बहन योजना के तहत करीब 1 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलने वाला है और चुनाव से ठीक पहले ये राशि देना सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का ये रवैया महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी का कहना है कि लाडली बहन योजना महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना है और इसे चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल नहीं होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीडिया के सामने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में चूंकि संसद निलंबित है इसलिए वहां का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। और दूसरी सवाल जो पाकिस्तान का था कि पाकिस्तान इसमें शामिल होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान इसमें नहीं आ रहा है। जब ये सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान को निमंत्रण भेजा गया था शामिल होने के लिए, तो बहुत साफ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये बताया गया कि एक सेट प्रोसीजर है कॉन्फ्रेंस में जो आयोजित करती है उस सचिवालय का, और उसकी वेबसाइट पे डाल दिया जाता है और जितने भी कॉमनवेल्थ देश इससे संबंधित हैं वो उसको बतौर निमंत्रण लेते हैं। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हो रहा। तो जो एक सवाल उठ रहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल होंगे कि नहीं होंगे, उनको बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, ये तो साफ हो गया कि 2 देश नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर साफ नहीं हुई कि क्या भारत उनको बुलाना चाहता था, शामिल करना चाहता था। प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। इस समय मौजूद है स्वामी विवेकानंद का जो पैतृक घर है और इस समय म्यूजियम बन चुका है। आज स्वामी विवेकानंद जी का 164वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे रामकिशन जो मिशन है स्वामी विवेकानंद एकेडमी हाउस के रूप में है। यहाँ पे कल्चरल सेंटर और कोलकाता का जो है ये है, और म्यूजियम यानी स्वामी जी के जो भी सारी चीजें थे उनको बाकायदा यहाँ सुरक्षित रखा गया है। किस तरह से देखिए यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है। पूरे पश्चिम बंगाल से लोग यहाँ दूर दूर से पहुंचे हुए हैं, यानी स्वामी जी के बताए हुए संदेशों पे स्वामी जी का जिस तरह से था, उन्होंने एक तरह से सनातन धर्म को, हिंदुत्व को विदेशों में कैसे इस तरह का जागरूक किया गया, इसको मैसेज दिए थे। और आज के दिन ही बेहद खास है। यहाँ पे युवा वर्ग के लोग हैं, सभी समाज के लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता है वो यहाँ स्वामी जी के पहुंचे हैं। उनके जन्मदिन पे स्वामी जी की मूर्ति पे माल अर्पण किए हैं। वही टीएमसी के तमाम बड़े नेता है यहाँ पे, शशि पांचा, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी ने भी यहाँ पे साफ तौर पे स्वामी जी को ट्वीट किया है और कह सकते हैं कि स्वामी जी का एक महत्व अपने आप में है। कैमरा पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। बिहार में स्लीपर बसों के संचालन को लेकर अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि स्लीपर बसों को मॉडिफाइड करके उन्हें अलग अलग डिजाइन में मॉडिफाइड करके, और साफ तौर पर उसमें कहा गया है कि अब कई मामलों में देखा गया है कि स्लीपर को मिक्स सीटर स्लीपर के रूप में बदल के ऑपरेटर द्वारा लंबी दूरी में चलाया जा रहा है। तो ऐसे बसों को जो चला रहे हैं उनके परमिट अब रद्द कर दिए जाएंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि पटना से दिल्ली या फिर दूसरे बड़े शहरों के लिए जाने वाली जो लंबी दूरी की बसें होती हैं उसमें स्लीपर बसों को ही मॉडिफाइड करके उन्हें बना दिया जा रहा है, मॉडिफाइड किया जा रहा है, जिससे लगातार दुर्घटनाएं घट रही हैं। खासकर अगर हम पटना, दिल्ली, मुजफ्फरपुर से दिल्ली और खासकर उत्तर बिहार के अलग अलग जिलों से दिल्ली जाने वाली जो बसें हैं उसमें लगातार आग लगने की घटनाएं घट रही हैं। और इसका वजह है कि कहीं से निकास द्वार नहीं होता है, क्योंकि जो मॉडिफाइड बसें होती हैं वो उसमें आपातकालीन गेट होते हैं। ये सब तमाम सुविधाएं इन बसों में नहीं होती है। ऐसे में ज़्यादातर इसमें दुर्घटनाएं घटती हैं और आम लोगों की जान जा रही हैं। ऐसे में अब सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ निर्देश दिया है कि ऐसे जो बसें चल रही हैं वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गैर कानूनी है और इन बसों पे अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, बेगूसराय और पूर्णिया तक से दिल्ली के लिए जो बसें चलती हैं उन्हें स्लीपर बसों को मॉडिफाइड किया जाता है और इसमें ऊंचे दाम में इनके टिकट बेचे जाते हैं और यात्री इसमें सफर भी करते हैं। लेकिन लगातार दुर्घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
कैमरामैन सनी साथ में ताबूजा, न्यूज़ 24। पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच जरमल सिंह की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब पुलिस ने उनके हत्या में शामिल 2 मुख्य शूटरों को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। इस मामले में पंजाब के डीजीपी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में 4 अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि अलग अलग जगहों से तरन तारण और मोहाली से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, जो मुख्य शूटर है उनको 14 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भी लाया गया है। डीजीपी गौरव यादव ने गैंगस्टरों को चेतावनी देते हुए कहा कि पंजाब में वारदात कर देश विदेश में किसी भी कोने में छिप कर जाओ, पंजाब पुलिस ढूंढ कर पकड़ेगी और कड़ी सजा दिलाएगी। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने यह भी बताया कि इस हत्याकांड में विदेश में बैठे गैंगस्टर हैंडलर्स के इशारे पर अंजाम दिया गया। पंजाब पुलिस की विभिन्न टीमों ने मिलकर इस केस को सॉल्व किया है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार 7 आरोपियों में मुख्य शूटर और अन्य सहयोगी जो है शामिल हैं और इनमें 2 शूटर छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार किए गए, जहां वे रिश्तेदारों के घर छिपे हुए थे। पुलिस ने तकनीकी इनपुट और सीसीटीवी का सहारा लिया और इस आधार पर उन आरोपियों को जो है वो ट्रेस किया गया। आपको बता दें कि लगातार ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन खासकर रेल का इस्तेमाल कर अमृतसर से ये पटना पहुंचे, पटना से फिर ये रायपुर पहुंचे और पुलिस ने इस पूरे कड़ी को मिलाया और ट्रेस किया और उसके बाद एक बड़ी कामयाबी जो है इस मामले में मिली है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। यूपी के जनपद रायबरेली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता के उत्पीड़न के मामले में योगी सरकार में मंत्री और विधायक भी धरने में शामिल हुए हैं। जनपद रायबरेली में बजरंग दल के जिला संयोजक विनोद मौर्य को एक मामले में कोर्ट में गवाही के लिए जाना था, लेकिन घर में शोक की वजह से वो कोर्ट नहीं जा पाए। बजरंग दल का आरोप है कि देर रात थाने की पुलिस फोर्स उनके घर में घुसी, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, रजाई उड़ाकर उन्हें लातों घूसों से थाने के भीतर पीटा गया। इसके विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बजरंग दल के इस धरने में बीजेपी की योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और विधायक मनोज पांडे भी शामिल हुए। सवाल उठ रहा है कि बीजेपी की सरकार में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है और ये चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। वहीं इस मामले में राजनीतिक दबाव बढ़ने के बाद फिलहाल चौकी इंचार्ज को वहां से हटा दिया गया है और 3 सिपाहियों को लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली में एनआरआई दंपति से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करीब 15 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। दरअसल में ये दंपति दिल्ली के एक इलाके में रहता है। वहाँ पर इनको एक वीडियो कॉल आई, जिसके जरिए इनको बताया गया कि कुछ सेंसिटिव दस्तावेज और कुछ सेंसिटिव चीज़ें जो हैं वो आपके नंबर पर मिली हैं। इसी को लेकर के दंपति को ठगना शुरू कर दिया और करीब 15 करोड़ रुपए के ठगी जो है वो इस दंपति के साथ में की है। करीब 3 हफ्ते तक इनको अरेस्ट रखा और उसके बाद में इनके अलग अलग खातों से करीब 15 करोड़ रुपए अपने खातों में ट्रांसफ़र करा लिए। दंपति ने बताया है कि उनके जो है सुप्रीम कोर्ट भी दिखाया गया और थाना भी दिखाया गया और इतना टॉर्चर कर दिया कि वो अपनी बात किसी से नहीं कह सके और दंपति को फिलहाल जो है 15 करोड़ रुपए का चूना लगा करके डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगों ने ठगी कर ली है। फिलहाल दंपति ने इसके लिए मुकदमा लिखवाया है और थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन डिजिटल अरेस्ट को लेकर के तमाम तरीके के जो कैंपेनिंग है वो सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं शिकार हो जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24, दिल्ली। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर ड्रोन भेजेंगे। ये ड्रोन भेजेंगे पुंछ, राजौरी, सांबा और कठुआ में। करीब 5 जगहों पर अलग अलग लोकेशन पर यह पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट देखी गई। भारतीय सेना के अलर्ट जवानों ने जैसे ही नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान के ड्रोन को देखा, उस पर एंटी ड्रोन गन के जरिए फायर किया और ड्रोन वापस पाकिस्तानी सीमा में लौट गया। यह पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान के ड्रोन जो हैं वो एलओसी और आईबी के पास देखे जा रहे हैं। लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार, गोला बारूद की खेप को पहुंचाया जाए। ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा की रैकी की जाए, हमारे जो फॉरवर्ड एरियाज हैं, जो सीमा के नजदीक के इलाके हैं, उनकी रैकी की जाए। इसके पीछे पाकिस्तान का यह मकसद है कि किस जगह से आतंकियों की घुसपैठ करवानी है, उसकी रैकी की जाए। हमारी तैयारी कैसी है उसको देखा जाए, लेकिन हर बार पाकिस्तान औंधे मुंह गिर रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। एलओसी पर भारतीय सेना के जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। यह जवानों की अलर्टनेस का नतीजा है
कि कायर पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पा रहा है और बार बार पाकिस्तान ड्रोन वाली साजिश रच रहा है, जिसे भारतीय सेना के जवान, बीएसएफ के जवान हर बार नाकाम कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड का असर लगातार बना हुआ है और बीती रात भी कश्मीर घाटी में तापमान 0 से नीचे। पाकिस्तान की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। न्यूज़ 24 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी और तस्वीरों के मुताबिक पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो, पाकिस्तानी सैनिक और पाकिस्तानी रेंजर जो हैं वो हमारे एरिया की रैकी कर रहे हैं, ह्यूमन शील्ड का सहारा ले रहे हैं। यानी जो उनके सिविलियन हैं उनकी आड़ में फॉरवर्ड एरिया के नजदीक पहुंचे हैं हमारे एरिया की रैकी करने के लिए। इन तस्वीरों में कुछ सिविलियन भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये वो आतंकी हैं जो पाकिस्तानी सैनिक, एसएसजी कमांडो, पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद से हमारे एरिया को देख रहे हैं कि किस इलाके से घुसपैठ करनी है। इसमें पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो भी दिखाई दे रहे हैं। वो दूरबीन की मदद से ये देख रहे हैं कि हमारी मूवमेंट क्या है, हमारी पोस्टों में कितने जवान मौजूद हैं। यानी पल पल की मॉनिटरिंग पाकिस्तान कर रहा है। ये बौखलाहट दिखाता है कायर पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो की। जब ड्रोन को पाकिस्तान भेजता है तो इन बाइनोकुलर की मदद से वो देख रहा है कि ड्रोन की मूवमेंट क्या है, ड्रोन कहां पहुंचा है, वो क्या रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन जवान बेहद ज्यादा अलर्ट है। पाकिस्तान की पल पल की जो छोटी हरकत है, बड़ी हरकत है, उस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि दुश्मन द्वारा पाले गए आतंकी अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो और पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तानी रेंजर, पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो जो हैं वो अपने किसी भी नापाक इरादों को अंजाम ना दे पाए। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।